नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। एक्शन में सीएम धामी, 78 भ्रष्टाचारी जेल भेजे, बोले जो भ्रष्टाचार करेगा सलाखों के पीछे होगा। 10,000 शिकायतों पर कार्रवाई। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का उत्तराखंड दौरा, कैंची धाम पहुंचकर किए दर्शन। जोगेश्वर धाम में आज टेकेंगे माथा। उत्तराखंड में महिलाओं ने उगते सूर्य को दिया अर्घ। 36 घंटों से जारी निर्जला उपवास संपन्न। हरिद्वार देहरादून के छठ घाटों पर दिखी भीड़। रुड़की के राजकीय विद्यालय नंबर 12 में विद्यालय प्रशासन की लापरवाही। मासूम बच्चे को बंद कर चले गई शिक्षिका। रोने की आवाज सुन ग्रामीणों ने तोड़ा ताला। पुलिस पहुंची मौके पर। उत्तराखंड के 4 जिलों में बारिश के आसार। सुबह शाम महसूस होने लगी ठंड। पहाड़ों पर बारिश हुई तो और गिरेगा पारा। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस नीति अपनाए हुए है। सीएम धामी ने आज सचिवालय में कहा कि राज्य गठन के बाद से सतर्कता विभाग की त्वरित कार्रवाई के चलते अब तक 339 भ्रष्टाचारी अधिकारी व कर्मचारी रंगे हाथों पकड़े जा चुके हैं। पिछले 3 सालों में 78 भ्रष्टाचारियों सहित अन्य मामलों में 27 से ज्यादा व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। सीएम ने इस दौरान सचिवालय में सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी थीम पर आधारित जन जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य में पारदर्शिता, जवाबदेही सुनिश्चित करना है और यह अभियान राज्य स्थापना दिवस 9 नवंबर तक चलेगा। ये सब तब हो रहा है जब राज्य स्थापना के 25 साल पूरे होने के मौके पर 3 से 9 नवंबर तक रजत जयंती सप्ताह मनाया जाएगा। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देवभूमि उत्तराखंड के भ्रमण पर राजभवन नैनीताल पहुंचे हैं। यहां पर उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उनका स्वागत किया और अभिनंदन किया। इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा विश्व प्रसिद्ध श्री कैंची धाम के भी दर्शन किए गए। राज्य स्तरीय खेल परिषद के उपाध्यक्ष हेमराज बिष्ट ने छमनिया चौड़ स्थित निर्माणाधीन स्टेडियम, निर्माणाधीन बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने जिला खेल अधिकारी चंदन सिंह बिष्ट को निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुधारने, ट्रैक का कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। हेमराज बिष्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार काम कर रही है। खिलाड़ियों के हित में कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें युवाओं का रुझान खेलों की ओर तेजी से बढ़ा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सिर्फ सैन्य भूमि ही नहीं, अब खेल भूमि के रूप में भी पहचान बना रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का पहला महिला स्पोर्ट्स कॉलेज लोहाघाट में बन रहा है, जो राज्य की महिला खिलाड़ियों के लिए बड़ी सौगात साबित होगा। इस कॉलेज से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महिला खिलाड़ी तैयार होंगी। देखिए, आज मैं जब पूरे प्रदेश का दौरा कर रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से और उनके दिशा निर्देश के क्रम में, तो आज मैं यहाँ पर आया हूँ और छमनिया जो स्टेडियम है हमारा लगभग बनकर तैयार हो गया है और इसको अब विभाग को हैंड ओवर, बहुत जल्दी हैंड ओवर हो जाएगा। इसका उद्घाटन नहीं होना है, प्रारंभ भी होना है। उसके साथ साथ चंपावत जिले के बड़े एक ऐतिहासिक ये समय है और ऐतिहासिक पल है कि माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के विशेष प्रयासों से और उनके आशीर्वाद से चंपावत जिले को एक महिला गर्ल्स बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज का यहाँ पर अभी घोषणा हुई है और उसकी तैयारी चल रही है। बहुत जल्दी इसका भूमि पूजन करके माननीय मुख्यमंत्री इसका प्रारंभ भी करेंगे। ये अपने आप में चंपावत के लिए और पूरे प्रदेश के लिए एक बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि है। वहीं नैनीताल खुपारपा ताल पंचायत में आयोजित सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में कुल 12 विभागों के कर्मचारी
उपस्थित रहे, जबकि 3 विभागों के कर्मचारी नदारद रहे। ग्रामीणों ने बताया कि पटवारी की अनुपस्थिति से जमीन से जुड़ी कई शिकायतें दर्ज नहीं हो सकी। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लगभग 30 लोगों का बीपी और शुगर परीक्षण किया, लेकिन कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों में पेयजल संकट को लेकर आक्रोश देखने को मिला। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जिन इलाकों में पीने का पानी तक नहीं है, वहां स्विमिंग पूल और होटलों को पानी की आपूर्ति की जा रही है। ग्रामीणों ने कहा कि पैसे वालों को पानी के कनेक्शन दिए जा रहे हैं, जबकि स्थानीय लोग वर्षों से पानी के लिए परेशान हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समस्या का समाधान जल्द नहीं किया गया तो पंचायत ऐसे कार्यक्रमों का विरोध करेगी। वहीं जयपुर ग्रामीण के मनोहरपुर थाना क्षेत्र में विद्युत लाइन के टच होने से बस में आग लगी। मामला मनोहरपुर थाना क्षेत्र के टोडी गांव के पास का है। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। करीब 1 दर्जन मजदूरों के झुलसने की सूचना है। झुलसे मजदूरों को शाहपुरा के उपजिला चिकित्सालय में एम्बुलेंस से लाया गया। करीब आधा दर्जन घायलों को जयपुर रेफर किया गया है। आग को बुझाने शाहपुरा समेत आसपास के क्षेत्र से दमकल मौके पर पहुंची। मनोहरपुर थाना पुलिस भी पहुंची मौके पर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता द्रवेश फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। द्रवेश, विद्युत लाइन की टच में आ गई है बस, जिसकी वजह से 2 लोगों की मौत की सूचना सामने आ रही है और 1 दर्जन मजदूरों के झुलसने की बात भी सामने आ रही है। क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले को लेकर के? श्वेता, मैं बताना चाहूंगा कि आज दीपावली का छुट्टी का सारा काम निपटाने के बाद मजदूर वापसी अपने काम की ओर आ रहे थे। यूपी के पीलीभीत से रवाना होकर मजदूर अपने काम के लिए मनोहरपुर के टोडी गांव के अंदर ईंट भट्टे पे आ रहे थे। इस दौरान 33,000 केवी की हाई डेंसिटी लाइन गुजर रही थी। उससे बस का टच होना हुआ। उससे करीब 1 दर्जन मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए, जिनमें से 2 की मौके पर ही मौत हो गई है। केस अभी बस के अंदर करीब 40 मजदूर सवार बताए जा रहे हैं, जिनको अभी पुलिस प्रशासन व दमकल की सुविधा से आग बुझाकर बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। जी श्वेता। जी द्रवेश, कितने लोग घायल बताए जा रहे हैं? बस में कितने लोग सवार थे? अभी तक बताया जा रहा है कि बस के अंदर करीब 40 से 42 लोग सवार थे, जिनमें से 1 दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से झुलस चुके हैं, जिनमें से 2 की मौके पर मौत हो गई है। शेष करीब आधा दर्जन को अभी जयपुर रेफर कर दिया गया है। शेष का शाहपुरा के राजकीय उपजिला चिकित्सालय में उपचार जारी है। जी श्वेता। द्रवेश, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। और विद्युत लाइन की टच होने से बस में आग लगी है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर बस बुरी तरह से जल चुकी है। बस में 1 दर्जन मजदूरों के झुलसने की सूचना है। 2 लोगों की मौत की सूचना सामने आ रही है। जो लोग गंभीर रूप से झुलसे हैं, उपचार के लिए उन्हें जयपुर लाया जा रहा है। ये बड़ा हादसा शाहपुरा में हुआ है। विद्युत लाइन के टच में आ जाने की वजह से बस में आग लग गई। 2 लोगों की मौत की सूचना है। 1 दर्जन से अधिक मजदूरों के झुलसने की सूचना है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर दमकल की गाड़ियां, पुलिस मौके पर पहुंची है। दमकल की गाड़ियों से आग पर काबू पाया गया है, लेकिन बस जो है वो बुरी तरह से जल चुकी है। रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के अंबर तालाब मोहल्ले में राजकीय प्राथमिक विद्यालय नंबर 12 में विद्यालय प्रबंधन की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। यहां पर विद्यालय की शिक्षक एक मासूम बच्चे को छुट्टी होने के बाद क्लास में ही बंद करके चली गई। क्लास में बंद बच्चा घबरा गया, रोने लगा। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर क्षेत्र में हड़कंप मच गया, जिसके बाद स्कूल का ताला तोड़कर बच्चे को बाहर निकाला गया। रुड़की खिड़की से
एक व्यक्ति ने बच्चे की वीडियो भी बनाई, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। स्कूल के ताले तोड़कर बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इतना बड़ा मामला होने के बाद भी विद्यालय प्रबंधन का कोई कर्मचारी, शिक्षक विद्यालय पर नहीं पहुंचा, जिस कारण आसपास के क्षेत्र के लोगों में विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। तो इसमें एक बच्चा क्लास में इस वाली में बंद था, जिसमें आपको हमने दिखाया है। तो उधरली साइड में सड़क के किनारे खिड़की है, तो रोने की आवाज आई। तो किसी ने गौर करा कि अंदर कोई रो रहा है। तो जब देखा, दुकानदारों को बुलाया गया कि भाई अंदर कोई बच्चा रो रहा है क्या। तो बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा था, घबराया हुआ था। तो अड़ोस पड़ोस वाले थे, मेरी भी दुकान सामने है, मुझे भी बुलाया गया। तो मैं आया तो देखा तो बच्चा अंदर बंद है, रो रहा है बहुत। उसे समझाया कि हम अभी खोलते हैं गेट, तुम रो ना। तो बच्चा चुप हुआ कैसे भी करके। फिर हमने प्रिंसिपल टीचर का हमारे पे कोई नंबर नहीं था, क्योंकि वो इतने अच्छे कोई खास संपर्क यहाँ किसी अड़ोस पड़ोस वालों से रखते नहीं। तो फिर उसके बाद पुलिस को फोन करा गया। तो हमारी पुरानी तहसील चौकी जो पड़ती है, वहां से पुलिस वाले आए। उन्होंने ताला तोड़वाया और बच्चे को उसके घर छोड़ने गए हैं। बल्कि मुझे ही सामने से बुलाया गया, हथौड़ी और मुझे ये मैं लेकर आया, तब जाके ताला टूटा है। वहीं लोहाघाट नगर की यातायात व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए लोहाघाट पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा की अध्यक्षता में एसपी चंपावत अजय गणपति के द्वारा पालिका सभागार लोहाघाट में व्यापार मंडल, आम नागरिकों व जनप्रतिनिधियों के साथ लोहाघाट नगर की यातायात व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण बैठक की गई। बैठक में स्कूल समय में वन वे ट्रैफिक व्यवस्था को मजबूती से लागू करने, सड़कों किनारे वाहनों व बाइकों को नो पार्किंग जोन में आड़े तिरछे खड़े वाहनों पर कड़ी कार्रवाई करने, पूर्व एसडीएम केएन गोस्वामी के द्वारा लागू की गई यातायात व्यवस्थाओं को दोबारा से शुरू करने, रेट्रो साइलेंसर व ओवर स्पीड व्हीकल्स पर कार्रवाई करने की मांग लोगों के द्वारा एसपी चंपावत से की गई। इसके अलावा टीआरसी लोहाघाट में बनी पार्किंग को जल्द शुरू कर पुल्ला स्टैंड की गाड़ियों को वाहन पार्क करने की भी मांग की गई। देखिए, लोहाघाट टाउन के ट्रैफिक से संबंधित जितनी भी समस्याएं थी, उसको लेकर हमारे लोहाघाट के चेयरमैन साहब जो है तथा यहाँ के सभी जनप्रतिनिधि, व्यापार मंडल के लोग, सभी का ये एक अनुरोध था कि यहाँ पे एक ट्रैफिक से संबंधित एक मीटिंग की जाए और सभी लोगों के कंसर्न सुने और उसी के आधार पर एक सोल्यूशन ट्रैफिक व्यवस्था पर दिया जाए। तो आज एक बहुत ही फ्रूटफुल डिस्कशन हुआ है और इसी के क्रम में कुछ इम्प्लीमेंटेशन के, एनफोर्समेंट के चैलेंजेस है, जिसको हम लोग एड्रेस करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर नल से जल देने के लक्ष्य के तहत जल जीवन मिशन तो पूरे देश में चलाया जा रहा है, लेकिन उत्तराखंड के चंपावत जिले के सीमांत क्षेत्रों में यह योजना अधूरी पड़ी है। हालात ऐसे हैं कि ग्रामीणों को आज भी पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। चंपावत जिले के लोहाघाट ब्लॉक के सीमांत कायल ग्राम सभा के लोजनी गांव में ग्रामीणों को आज भी पेयजल के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। यहाँ जल जीवन मिशन के तहत बनाई जा रही रोसाल रेट्रो पेयजल योजना 4 साल में भी पूरी नहीं हो सकी है। ग्रामीणों का कहना है कि वे बरसों से छोटे छोटे नलों के पानी से ही अपनी प्यास बुझा रहे हैं। गर्मी शुरू होते ही यह पानी भी सूखने लगता है और पूरा क्षेत्र पेयजल संकट से घिर जाता है। हम इन धुरा छू लईनी धुरा एक देख सब है उच्च डाणा में हमारे यहाँ पानी होने अब पानी के समस्या छे। अब गर्मी कहो पूछो हम अचाल लगे बरसात सीजन में हम पानी होने अब पंपिंग योजना आज से अब यो योजना पतना 4 साल है के पता न यो योजना को अब उसकी ना उनकी ये योजना या तो ये योजना ही बंद करवा दी ना या हम उनके ही सुविधा होनी। अब हम की करना पे पानी थे हमारे यहाँ के सुविधा ही ना रोड ना पानी हम उन कोई भय की नेता लोग पतना वोटिंग तो हम सप्ताह दिन ही वोट दिन जाना है और हम उनका के योजना के नाम है। अभी अक्टूबर का महीना भी बीता नहीं है, अभी जो है मानसून सत्र खत्म हुआ है, लेकिन लोगों को पानी की चिंता अभी से सताने लगी है। ग्राम पंचायत कायल का जो लोजनी तोक है वहाँ पर पेयजल की बहुत भारी समस्या है। वहाँ पर एक छोटा सा नौला है, उससे जो है कई 20-25 परिवार पानी भरते हैं और ये नौला जो आपको वीडियो में दिख रहा है ये भरा हुआ है। अब जब सब ग्रामवासी इसमें से पानी भरेंगे तो ये पूर्ण रूप से खाली हो जाएगा और जितने जितने बर्तन उनको पहुंचेंगे इस तरीके से मतलब ये लोग पेयजल की आपूर्ति कर रहे हैं। और एक जो रोसाल रेट्रो पेयजल योजना थी उसके भरोसे जो है ये 4 गांव पानी के लिए 4 गांव जो है वो उसके भरोसे लगे हुए हैं। जैसे जो डनगांव है, रोसाल है, टुंटाविस्ट है और लोजनी है, उसके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। लोजनी में कोई पेयजल योजना सुचारू भी नहीं है।
वहीं नैनीताल हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों द्वारा निर्धारित फीस के अलावा अभिभावकों से अतिरिक्त शुल्क वसूलने के मामले में दाखिल जनहित याचिका पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सुनवाई पूरी करते हुए याचिका खारिज कर दी है। जनहित याचिका हल्द्वानी निवासी दीप चंद पांडे की ओर से दाखिल की गई थी। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रविंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने की। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि निजी स्कूलों की फीस और अतिरिक्त शुल्क संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए एक एडवाइजरी कमेटी गठित की गई है। किसी भी अभिभावक को यदि शिकायत है तो इस कमेटी के समक्ष आवेदन दे सकता है। सीबीएसई की ओर से भी कोर्ट को बताया गया है कि अब तक इस प्रकार की कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है। इस पर कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता अपनी शिकायत पहले राज्य सरकार की एडवाइजरी कमेटी में दर्ज करें। सुनवाई के दौरान मुख्य शिक्षा अधिकारी नैनीताल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश हुए। वहीं नैनीताल हाईकोर्ट ने बुढ़लाकोट गांव के पंचायत चुनाव में अनियमितताओं के आरोपों को लेकर दाखिल की गई जनहित याचिका पर मंगलवार को न्यायमूर्ति रविंद्र और न्यायमूर्ति आलोक की खंडपीठ ने सुनवाई की। याचिका विजय बुढ़लाकोटी द्वारा दायर की गई थी। याचिकाकर्ता ने अपने निवेदन में कहा था कि पंचायत चुनाव के दौरान कई ऐसे लोगों ने भी वोट डाले जो वास्तव में गांव के स्थायी निवासी नहीं थे। इस मामले में उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग की थी। हालांकि सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता पक्ष का अधिवक्ता कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ, जिसके चलते न्यायालय ने याचिका निरस्त कर दी। रुड़की से खबर है, जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष स्वामी यतेश्वरानंद महाराज मंगलोर पहुंचे, जहां उन्होंने लिब्बर हिड़ी सहकारी गन्ना विकास समिति की 5वीं वार्षिक सामान्य निकाय बैठक में शिरकत की और इस दौरान किसान हितों पर कई बड़े फैसले लिए गए। इस दौरान समिति की अध्यक्ष निशु राठी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 का आय व्यय ब्यौरा सार्वजनिक रूप से पेश किया। साथ ही बैठक में समिति की आय बढ़ाने, किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए कई सुझाव भी सामने आए। इस दौरान समिति की अध्यक्ष निशु राठी ने बताया कि उत्तराखंड की पहली ऐसी समिति है जिसने वित्तीय वर्ष 2024-25 तक का बैलेंस शीट तैयार कर ऑडिट कार्य पूरा कर लिया है। उन्होंने कहा कि समिति क्षेत्र के 66 ग्रामों के गन्ना किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए निरंतर कार्य किया जा रहा है। आज गन्ना समिति लिब्बा रेडी की हमारी जो वार्षिक बैठक थी वो बहुत ही सकारात्मक संपन्न हुई और उसमें कई प्रस्ताव हमारे किसानों ने दिए हैं और उनके सुझाव बहुत अच्छे थे किसानों के हित में। हम लोग उन प्रस्तावों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय मंत्री जी से मिलेंगे ताकि उन सुझावों पर काम किया जा सके। जो हमारा गन्ना समिति लिब्बा रेडी है ये बहुत ही पारदर्शिता के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ किसानों की मदद करती है। किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने देती। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हर्ष हो रहा है और सभी का मैं स्वागत करती हूँ कि सभी अतिथिगण, सभी क्षेत्रवासी आए। आज इस हमारी गन्ना सहकारी समिति की 5वीं वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक थी और इसमें हमने 2022, 2023, 24, 24-25 का आगामी समय के लिए जो संतुलन पत्र है और बजट के बारे में बजट के बारे में बताया है और जो भी हमारे क्षेत्रवासियों ने अपने अपने विचार रखे हैं हम उस पर कार्य करेंगे। डोईवाला के थानो क्षेत्र के लेखक गांव परिसर में स्थित प्राचीन मंदिर का पुनर्निर्माण कार्य पूरा होने के बाद सोमवार को मंदिर में भगवान श्री नरसिंह जी की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच संपन्न की गई। श्री बद्रीनाथ धाम से आए विद्वान ब्राह्मणों ने पूरे विधि विधान वैदिक रीति से पूजा अर्चना कर मूर्ति की स्थापना की। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने कहा कि भगवान नरसिंह जी की प्राण प्रतिष्ठा से यह क्षेत्र आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया और स्थानीय लोगों को अपने धार्मिक व सांस्कृतिक गौरव से जुड़ने का अवसर मिला। नरसिंह भगवान जी का महोत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है। हम सौभाग्यशाली हैं कि लगभग 350 वर्ष पुराना ये जो वैश्य समाज का देवता, उनका कुल देवता है, इसका जीर्णोद्धार करने का सौभाग्य लेखक गांव के माध्यम से राजन गोयल और इनके परिवार को सुखद अवसर मिला है और आज नरसिंह भगवान जी की एक भव्य मूर्ति की यहाँ पर स्थापना हुई है। देखिए, ये जो
थानो है, ये हमारा बहुत ऐतिहासिक पौराणिक गांव है और इस ऐतिहासिक पौराणिक गांव में माननीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी द्वारा एक लेखक गांव की स्थापना की गई है। थानों में जो है व्यापार का बहुत बड़ा यहाँ पे ये स्थल रहा है। पूरा गढ़वाल से पहाड़ से जो है यहाँ पे किसान, पहाड़ के किसान जो है यहाँ पे अपनी फसल लेके आया करते थे और यहाँ के व्यापारी जो बनिए थे वो यहाँ से उनसे व्यापार करके सहारनपुर की मंडी में और देहरादून की मंडी में और फिर वापस वहाँ से किसानों की जरूरत का सामान यहाँ आता था और यहाँ से जो है इस तरह से ये आदान प्रदान व्यापार का चलता था। वहीं भारतीय संस्कृति के पर्वों में छठ पूजा भी अनूठा पर्व है, जिसमें पौराणिकता, धार्मिकता, लोक संस्कृति और प्रकृति की आराधना का अद्भुत संगम दिखाई देता है। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि लोक जीवन का उत्सव है। यह एक ऐसा पर्व है जिसमें धरती, जल, सूर्य और वायु सबको समान रूप से पूजनीय मानकर मनुष्य अपनी जड़ों से जुड़ता है। हल्द्वानी में भी इस वर्ष छठ पूजा का भव्य आयोजन 25 अक्टूबर से शुरू होकर 28 अक्टूबर तक श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। महिला अपने पारंपरिक परिधानों में पूजन स्थल पर पहुंची, स्थापित वेदियों को पूजन किया। वहीं आज उषा अर्घ यानी कि उगते सूरज को अर्घ देकर अपने व्रत का समापन किया। सुबह को रात भर निर्जले रहते हैं, फिर दिन भर निर्जले रहते हैं, फिर पूरा सामान नए नए कपड़े, बच्चे सबको संभालते हैं और सब संभाल के हम छठ पूजा मनाते हैं। ये सिर्फ अब बिहार का नहीं रह गया ये त्योहार, ये पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है और पूरे वर्ल्ड के लोग इसको मानते हैं और पूरी अच्छी तरीके से पूरे नियमानुसार इस व्रत को करते हैं। इसीलिए आज भी यहाँ पर तादाद में लोग थे, क्योंकि इस व्रत को करने से उनके मन को भी शांति मिलती है और सबसे अच्छी बात ये है कि इस व्रत को करने से हमेशा हर एक इंसान ऊंचाइयों की तरफ जाता है। उगते हुए सूरज का अर्घ देने के बाद महिलाएं अपने व्रत समापन करेंगी और ये बहुत कठिन है। अपने बच्चों की आयु के लिए, बच्चों की प्राप्ति के लिए और घर में सुख शांति के लिए सब महिलाएं इसकी दुआ मांगती है माँ छठी माता से। और ये छठी मैया की शक्ति ऐसी है कि हर मनोकामना पूर्ण होती है। वहीं काशीपुर में पूर्वांचल का सबसे प्रचलित त्योहार छठ पूजा का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। प्रदेश में अधिकतर स्थानों पर छठ पूजा के मौके पर महिलाओं ने छठ मैया और डूबते सूर्य की उपासना की। इस त्योहार में सुहागिन महिला अपने घर परिवार की खुशहाली के लिए छठ माता का व्रत करती हैं। डूबते हुए सूर्य देवता को तथा अगली सुबह उगते सूर्य देवता को जल का अर्घ देकर अपने परिवार की खुशहाली की मनोकामनाएं करती हैं। पूर्वांचल के लोगों के लिए विशेष महत्व रखने वाला पर्व छठ पूजा इतना प्रसिद्ध त्योहार है कि लोग इसे दीपावली, ईद जैसे त्योहार से कम नहीं समझते। छठ पूजा का त्योहार सतयुग की कहानी बयां करता है, जो कि कृतिका माता की 6 बहनों का वर्णन करती है और कृतिका माता को ही छठ माता कहा जाता है, जिनकी इस त्योहार में पूजा अर्चना की जाती है। मोटेश्वर महादेव मंदिर के निकट महादेव नहर के किनारे छठ महोत्सव मनाया गया। डोईवाला में सूर्य देव की उपासना के महापर्व छठ बड़े ही हर्षोल्लास धूमधाम से मनाया गया। छठ पूजा के आज तीसरे दिन शाम को सभी व्रती महिलाओं ने इकट्ठा होकर सूर्य देव की पूजा उपासना की। छठ पूजा में शाम को अर्घ बहुत पवित्र माना जाता है। व्रती डूबते सूर्य को अर्घ देकर भगवान सूर्य, छठी मैया का आभार व्यक्त करते हैं। सूर्य अस्त से पहले व्रती स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनते हैं और बांस की सूप में फल, ढेकुआ, नारियल, दीपक, गन्ना रखकर पूजा अर्चना करते हैं। डोईवाला के केशवपुरी राजीव नगर स्थित सोंग नदी घाट पर छठ पूजा के तीसरे दिन श्रद्धालुओं ने डूबते सूरज को अर्घ्य दिया। बता दें 36 घंटे के निर्जला व्रत रखकर महिला व पुरुषों द्वारा संतान की लंबी उम्र, संतान प्राप्ति के साथ ही सुख, शांति, समृद्धि की मनोकामना मांगी गई। और वहीं आज उगते हुए सूरज को अर्घ्य देने के बाद व्रत पूर्ण हुआ। बिहार का मुख्य त्योहार है उत्तर भारत का, और ये त्योहार ऐसा है जो किसी भी प्रकार की मनोकामना आदमी मान लेता है, उसकी छठ मैया पूरी करती है। और इसमें डूबते सूरज की भी पूजा होती है और उगते सूरज की पूजा के बाद ही मतलब इस व्रत का उद्यापन होता है। ये जो हमारे पूर्वांचल के भाई और बहन हैं, ये बड़ी संख्या में यहाँ पे प्रवासी लोग हैं जो उत्तराखंड में निवास करते हैं और ये छठ मैया का त्योहार है, इसको बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं।
उत्तराखंड के कई जिलों में सुबह और शाम के वक्त ठिठुरन महसूस होने लगी। इसी बीच आज 4 जिलों में बारिश हो सकती है। इन जिलों में पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, उधम सिंह नगर शामिल हैं। यह अनुमान देहरादून स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने जताया है। बारिश के होने से इन जिलों के तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। विभाग ने इन किसानों और बागवानों को सलाह दी है कि वे मौसम की स्थिति पर नजर रखें, जरूरी सावधानी बरतें। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, अल्मोड़ा, नैनीताल, हरिद्वार जैसे जिलों में मौसम शुष्क और साफ रहने की संभावना जताई गई है। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।